कहानी का नाम दिया सलाई का बक्स। लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। वाचनकर्ता अमित पांडे। तबीयत बहुत खराब थी। अकस्मात जोड़ों में दर्द उठ खड़ा हुआ था। चलने फिरने से बिल्कुल लाचार हो गया था। फिर भी यात्रा करनी पड़ी। सर्दी काफी थी। शायद थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था। रात भर मैं रजाई में मुंह लपेटे अपनी बर्थ पर पड़ा रहा। कुछ सोते कुछ जागते। टूंडला स्टेशन पर सुना कुछ यात्री उतरे हैं और कुछ नवीन चढ़े हैं। उन नवीनों में एक नवीना का भी अनुमान हुआ। अनुमान की बात इसलिए कहता हूं कि रजाई से मुंह बाहर निकालने और आंखें खोलकर एक बार देख लेने को आलस के मारे जी न चाहा। चुपचाप पड़ा रहा। ऊंची एड़ी के जूतों की तीव्र खटपट और खूब सरपट, किंतु सुकोमल अंग्रेजी संभाषण से ही समझा अवश्य कोई नवीना है, हिंदुस्तानी नहीं विलायती। यह भी मैं समझ गया कि बिल्कुल मेरे बराबर की बर्थ पर उसने बिस्तर फैलाया है। बिस्तर की मनोहर गंध अयाचित रूप से नाक में घुसकर प्रिय संदेश निवेदन सा करने लगी। यह भी अनुमान से ही समझा कि दूसरे कोई भद्दे स्वर वाले अधेड़ विलायती साहब ऊपर की बर्थ पर जमे हैं और वहीं से उस चपल बाला को मेघ गर्जना के स्वर में उत्तर प्रत्युत्तर दे रहे हैं। फिर समझा कुछ बच्चे भी आए हैं। साथ में बच्चों की माँ भी हैं। वह हिंदुस्तानी हैं और नौकर से अपना ढेर सा सामान रखवाने, बच्चों की व्यवस्था करने आदि में लगी हैं। रात के 2 बजे यह खटपट अच्छी नहीं लगी। डब्बे का प्रकाश कण कहीं से भीतर न घुस आए, इसके लिए अच्छी तरह रजाई लपेटकर दीवार की ओर मुंह करके सो रहा। यथार्थ में सोया नहीं, चुप पड़कर उस चपला युवती की सरपट बातें और उस अधेड़ पुरुष की गुर्राहट के समान हुंकृति सुनता रहा। उनकी बातों से इतना मालूम हो गया कि बाला अकेली सिंगापुर से आ रही है। उसकी आंखों के आगे सिंगापुर का पतन हुआ है। उसने जापानी सैन्य को भेद कर भाग आने में विशेष साहस और दुर्दम्य पौरुष परिचय दिया है। अब वह लखनऊ किसी संबंधी के यहाँ जा रही है। उसकी बात सुनकर नींद उड़नछू हो गई। बड़े चाव से बातें सुनने लगा। एक बार इच्छा हुई कि रजाई से मुंह निकालकर उस वीरांगना को भली भांति आंख उघाड़ कर देख लिया जाए। इतना करने का कष्ट उठाया भी तो देखा कि वह डब्बे की बत्ती गुल करके मुंह फेर कर सो रही है। मैंने कहा कुछ हर्ज नहीं, लखनऊ पहुंचते पहुंचते तो 100 बार खूब अच्छी तरह देख सुन लेंगे। और मैं फिर रजाई में मुंह लपेटकर निद्रा देवी की आराधना करने लगा। आंख खुली तो देखा डब्बा कटकर कानपुर के स्टेशन पर एक शून्य प्लेटफॉर्म से लगा डाक गाड़ी की प्रतीक्षा में खड़ा है। सूर्योदय हो रहा था और सुनहरी धूप की किरणें बड़ी मनोरम लग रही थीं। उठकर देखा बराबर की बर्थ पर कोई नहीं है, खाली बिस्तर फैला है। ऊपर की दोनों बर्थ भी सफाचट हैं। नीचे की दूसरी बर्थ पर वही भद्र महिला अपने 2 बच्चों को लिए सो रही है। मैंने खिड़की का शीशा गिरा दिया और झांक कर बाहर इधर उधर देखा। चारों ओर सन्नाटा था। प्रधान प्लेटफॉर्म पर कोई गाड़ी खड़ी थी। मैं उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हुआ, हाथ मुंह धोया और इस ताक में चारों ओर से रजाई लपेटकर बैठ गया कि कोई बैरा खानसामा आए तो चाय मंगाई जाए। थोड़ी ही देर में वह युवती आ गई। खटाखट ऊंची एड़ी के जूते खटखटाती, सीटी बजाती और गुनगुनाती हुई वह छड़ी के समान सीधी, पतली और लचकदार थी। सिर पर खूब बड़ी टोपी थी, बदन पर फ्रॉक,
घुटनों तक स्कर्ट और पैरों में सिल्क के मोजे तथा पांवों में ऊंची एड़ी के जूते। उम्र अधिक से अधिक 19-20 के लगभग होगी। लंबी अवश्य वह आवश्यकता से अधिक थी, पर सच पूछा जाए तो यौवन के और अंग उसके शरीर में उतने प्रस्फुटित नहीं थे। मुंह पर भी बलभाव था, सिर्फ होठों पर बेहद लिपस्टिक पेंट किया हुआ था। खूब पतली कमर में गहरी काली कसी पेटी खूब ही सज रही थी। हाथ में जरा बड़ा सा पर्स था। आते ही उसने पर्स बर्थ पर फेंक दिया। उसी भांति सीटी बजाती हुई बाथरूम में घुस गई और 2 ही मिनट में लौटकर बेतकल्लुफी से अपनी बर्थ पर पूरे पैर फैलाकर बैठ गई। तकिए के नीचे से उसने सिगरेट का बक्स निकाला। क्षण भर मेरी ओर देखकर डब्बे के उस ओर लेटी हुई महिला से, जो अब जाग गई थी, मुस्कुराकर संकेत से दिया सलाई का बक्स मांगा। सच पूछा जाए तो उसने यह बक्स मुझी से मांगा था, पर न जाने क्यों इस साहसी, चपल और दबंग युवती को मुझसे मांगते शर्म लगी और वह केवल क्षण भर मेरी ओर देखकर पास में लेटी महिला ही से दिया सलाई मांग बैठी। परंतु उसका मतलब स्पष्ट था कि मुझे तुरंत ही बक्स पेश कर देना चाहिए था, और उसे इसका विश्वास भी था। इसी से उसने एक सिगरेट हथेली पर जरा ठीक कर मुंह से लगा ली थी। सिगरेट पीने की आदत न होने के लिए जीवन में सच पूछिए तो पहली बार उसी दिन अफसोस हुआ, और वह खुल्लम खुल्ला दिया सलाई न मांग बैठे, इस भय से मैं खिड़की से बाहर सिर निकालकर दूर खड़ी मालगाड़ी के डब्बों पर लिखे नंबर पढ़ने लगा। लेटी हुई महिला के पास दिया सलाई नहीं थी, परंतु उसे शायद विश्वास था कि मैं सभ्यता के नाते अवश्य उस युवती को दिया सलाई पेश कर दूंगा। पर जब मैंने मुंह फेर लिया तो उसने कहा, जरा ठहरिए, मेरा चपरासी अभी आता होगा, मैं अभी आपको दिया सलाई मंगा देती हूँ। युवती सिगरेट मुंह से हाथ में लेकर फिर सीटी बजाने लगी। दुर्भाग्य से चपरासी के पास भी दिया सलाई का बक्स न था। उसने व्यग्र भाव से इधर उधर देखा, कोई आदमी भी नजर नहीं आया। कुछ दूर पर 2 कुली बैठे सुस्ता रहे थे। उसने उन्हें पुकार कर कहा, भैया तुम्हारे पास दिया सलाई हो तो जरा दे दो, मेम साहब को सिगरेट पीने के लिए चाहिए। 2-3 बार कहने पर एक कुली अलकसाता हुआ उठा। वह कोई 20-25 साल का युवक होगा। भरा हुआ शरीर, भींगती रगें, गेहुआ रंग, मस्त आंखें। उसने डब्बे के पास आकर एक बार चपरासी को और फिर एक बार मेम साहब को देखा। मेम साहब अभी मुस्कुरा रही थीं। कुली ने पेंट से दिया सलाई का बक्स निकाला और खिड़की में होकर बर्थ पर फेंक दिया, परंतु बक्स बर्थ पर टकराकर नीचे जा गिरा। मैंने चाहा कि झुककर उसे उठा लूं और युवती को दे दूं, पर उसने स्वयं तेजी से झुककर उसे उठा लिया और तत्काल ही खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। इसके बाद ही उसने हाथ की सिगरेट भी प्लेटफॉर्म पर फेंक दी। क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया और वह दीवार से पीठ सटाकर चुपचाप डब्बे की छत को ताकती बैठी रही। नवयुवक कुली आश्चर्यचकित था। उसने दिया सलाई का बक्स प्लेटफॉर्म पर से उठाकर पूछा, क्यों, क्या बात है? यह बक्स क्यों फेंक दिया आपने? युवती ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, अच्छा है, जाओ, नहीं चाटा। कुली बड़बड़ाने लगा। उसे यह अपना अपमान प्रतीत हुआ। युवती ने कहा, क्या इस तरह फेंक कर दिया जाता है? वेटर आकर हाथ में क्यों नहीं दिया? भोला युवक कुली गुस्से से भर गया। उसने मुझे संबोधन करके कहा, गरीब आदमी की मुश्किल है बाबूजी, ना देते तो कहते एक दिया सलाई के लिए इनकार कर दिया, हाथ में देते तो कहते बदमाश हाथ में देता है, और डर से फेंका तो कहते बेअदबी हो गई। मैंने मुस्कुराकर उसे चले जाने का संकेत किया। मेरा हृदय युवती के तेज व दर्प के दर्शन से आनंद से गदगद हो रहा था।
19-20 वर्ष की एक निरीह बालिका रणविभीषिका को अपने नन्हे नन्हे चरणों से कुचलती हुई कैसे हजारों मील की यात्रा करके भी शांत मस्त निश्चिंत चली जा रही है। पैरों में काफी तकलीफ होते हुए भी मैं लकड़ी का सहारा लेकर उठा। मैंने विनीत भाव से कहा, आपके लिए मैं दिया सलाई का बक्स ले आता हूं। वह मेरे चलने का ढंग देखकर लपक कर उठी और दोनों हाथों से मुझे पकड़कर पूछा, क्या आपके पैरों में दर्द है? ओह, आप बिल्कुल तकलीफ न करें, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना होगा तो मैं स्वयं उधर जाकर ले आऊंगी। परंतु मैं जाने पर आमादा था। धीरे धीरे लकड़ी के सहारे प्लेटफॉर्म पर चलकर पुल चढ़कर मैं दूसरी ओर गया। 3 पैसे का एक दिया सलाई का बक्स खरीदा और 4 पैसे एक कुली को देकर कहा, वह सामने जो डब्बा कटा खड़ा है उसमें एक छोटी सी मेम साहब बैठी हैं। यह बक्स दौड़कर उन्हें दे आओ, पर देखना भीतर डब्बे में जाकर उनके हाथ में देना, बाहर से ही मत फेंक देना। और वह दौड़ता हुआ रेल की लाइनों को कूदता हुआ जाकर दिया सलाई का बक्स युवती को दे आया। जब मैंने अपनी आंखों से उसे सिगरेट जलाते देखा तो मेरा हृदय आनंद से खिल उठा। लौटकर देखा मेरा बिस्तर फिर से झाड़कर बहुत नफासत से ठीक किया हुआ है। जब मैं अपनी कमजोर लकड़ी पर जोर देकर डब्बे में चढ़ने लगा तो उसने लपक कर मुझे दोनों हाथों में एक प्रकार से उठा ही लिया। मुझे बिस्तर पर बैठाकर अच्छी तरह रजाई में लपेट दिया। अब फिर पहले वाली प्रफुल्लता, मस्ती और आनंद की रेखा उसके चेहरे पर लौट आई थी। उसने पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार एक बार भी मुझे कष्ट करने के लिए धन्यवाद नहीं दिया। प्रत्युत बार बार मेरी टांगों के दर्द की बाबत पूछताछ करती रही। बीच बीच में अन्य इधर उधर की बातें भी हुईं। युद्ध की आंखों देखी विभीषिकाएं, जापानियों के व्यवहार और युद्ध विप्लव के रोमांचकारी दृश्यों आदि का वह अनायास ही वर्णन करती जाती थी। मैं सोच रहा था, लखनऊ शहर अतल पाताल में छिप जाए, यह गाड़ी इसी भांति अनंत काल तक चलती रहे, इसी भांति तेज, दर्प, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की, प्रेम, आनंद, मस्ती, सेवा, विनय और तत्परता की परिपूर्णा नवीना नारी अनंत काल तक मेरे सामने बैठी, लिपस्टिक से अतिरंजित होठों से फकाफक सिगरेट का धुआं निकालती हुई जल्दी जल्दी बोलती रहे, हंसती रहे, गुनगुनाती रहे और सीटी बजाती रहे। एक बार और वह क्रुद्ध होकर दिया सलाई का बक्स फेंके और मैं असंयत होकर फिर उसके लिए दिया सलाई खरीदने एक बार उन्हीं रोगी टांगों को घसीटते हुए जाने का सत्साहस करूं। कहानी का नाम दिया सलाई का बक्स। लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।